हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपने पेपर दिया होगा आज का, ठीक है। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने रिवाइज़ करा था लगभग पूरा मैच कर जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी है टोटल। तो आपने पेपर अच्छा दिया होगा, अच्छा गया होगा। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं, कोशिश करते हैं हर ऑप्शन को चलेंगे। थोड़ा स्पीड रहेगी जल्दी, क्योंकि सब क्वेश्चन करना होता है। बहुत टाइम भी दे दिया लेंदी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, आपने कल पढ़ा था। लेटर स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिफर टू। अब यहाँ कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि WHO ने क्या पूछा था। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी वो थी कि इंडिविजुअल या पर्सन शुड बी हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। चारों तरह से जब होगा तो वो WHO के अकॉर्डिंग है। लेकिन जस्ट एक इंट्रोडक्शन में पूछा कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी क्या होता है, तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग। एनसीईआरटी जो साफ साफ लिखती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल हेल्दी होना चाहिए, और प्लस उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए। यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो ऑप्शन पढ़िए, रिप्रोडक्टिव विथ गुड हेल्थ, ठीक है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट नहीं है, हेल्दी रिप्रोडक्शन ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी इन द सेंस कि आप मतलब हेल्थ वाइज हेल्दी हैं, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं हैं। इन द सेंस यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यू आर नॉट एबल टू मेक प्रोजिनी। तो भाई रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है? संतान को पैदा करना। वही काम नहीं हुआ तो वो है ही नहीं, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हैं। ये सिंपल डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग जो थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO, देखो वही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू WHO, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, चारों रिस्पेक्ट में। अब देखो तुमको फंसा देगा, रिलीजियस मत मार देना, क्योंकि रटने वाली आदत होती है अपनी। भाई फिजिकल वेलबींग देख ले, इमोशनल, बिहेवियर, रिलीजियस थोड़ी ना होता भाई इसमें। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे यही पॉइंट होने चाहिए, तभी आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। डी आंसर। आगे बढ़िए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का दूसरा नाम क्या था? वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, VTP भी कहते हैं, क्योंकि आप वॉलेंट्री इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी इनवॉलेंट्री नहीं हो रहा है कोई भी काम। कोई भी काम इनवॉलेंट्री होता है तो वो इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री आप जानबूझकर करा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। जैसे देखा गया कि टोटल अगर पूरे विश्व में या पूरे इंडिया में देखा गया कि अगर 5 पार्ट हैं प्रेगनेंसी के, तो उसमें एक पार्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी 1/5, क्या 1/5 हिस्सा जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाता है। अगर 5 हिस्सा गर्भधारण हुआ तो उसमें 1 हिस्सा MTP करा दी जाती है। लीगलाइज क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 1971 में। ये सारे डेटा अगर आपको याद हैं, ठीक है। उसके आगे जो उसके बाद भी आपको 2-3 पॉइंट ये याद करना है कि नई एनसीईआरटी में अभी 2017 में अमेंडमेंट हुआ है, मतलब चेंज हुआ है 2017 में इसमें। तो नई एनसीईआरटी में वो चीज़ आ गई है, उसमें कहा गया है कि अगर 12 वीक तक प्रेगनेंसी है, 12 वीक तक है प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या चाहिए? एक क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए जो MTP कराएगा, यानी एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए जो वो करेगा प्रैक्टिस, मतलब वो MTP करेगा। और अगर 12 वीक से ज़्यादा है, 24 वीक से कम है, तो 2 प्रैक्टिशनर चाहिए, मतलब साथ में, ताकि भाई जच्चा बच्चा सेव भी करना है। मतलब ये तो नहीं कि कर रहे हैं टर्मिनेशन और एकदम झोला छाप है या विदाउट डिग्री धारक है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो जान भी जा सकती है। ये 2 मुख्य आधार थे जो आपके अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2017 में, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट 2017? पढ़ते हैं। मैंने जो बताया वो सारी चीज़ें मिलेंगी भी। अब प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड ऑन द सर्टेन कंसीडर ग्राउंड विद द फर्स्ट 12 वीक, बताया था पहले वीक में, विथ ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बताया था 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो ठीक है। लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा, 24 से कम, तो 2 चाहिए। देखना आगे पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक बट फीवर देन 24, बताया था 12 वीक से ज़्यादा और लेस देन 24, तो 2 चाहिए। देखने लिखा है क्या? ये देखो लिखा है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन फॉर्म्ड इन द गुड फेथ दैट आर रिक्वायर्ड इन ग्राउंड एग्जिस्ट। एकदम सही है, 2 चाहिए, एकदम वही बात कह रहा है। आगे बढ़िए। द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर, क्या क्या आधार हैं वो पढ़ते हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन टू द ग्रेव ऑफ द इंजरी फिजिकल मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है भाई, MTP करा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी की जान जा सकती है, ठीक है। देयर इज अ सस्टेनेबल रिस्क, जाहिर सी बात है, टू द चाइल्ड, बच्चे को, एंड वर बोर्न इट शुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज़। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो बच्चा क्या हो सकता है? एबनॉर्मली
फिजिकली जो है ये क्या रिटार्ड हो सकता है, इसका मेंटल रिटार्डेशन कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन सही हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन, यही बातें लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ेंगे सब सही हो जाएगा। साइड में नई एनसीईआरटी में आ गया है अमेंडमेंट एक्ट 2017, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में इसमें सुधार किए हैं। पहली बार लीगलाइज हुआ था एमटीपी 1971 में। आगे बढ़िए। अ सोसाइटी विल बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी, सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी आप कब कहेंगे? अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग अ फिजिकल एंड फंक्शनल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, सही है। सोसाइटी विद पीपल हैविंग अ नॉर्मल इमोशन इंटरेक्शन, भाई डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इमोशनली भी आप बैलेंस हैं तभी आप आगे बढ़िए। सोसाइटी विद पीपल हैविंग अ नॉर्मल बिहेवियरल, सोशल बिहेवियर एंड फिजिकल, सब तो तीनों टर्म को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए आंसर डी जाएगा। आगे बढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? सही है, डी होगा। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लानिंग प्रोग्राम, बताया था कल कि अपना भारत पहला था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है 1951 में, 1951 में, ठीक है पहला देश था। तो कौन? इसमें वही कंट्री का नाम पूछा कि द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन फैमिली प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, जो बाद में किस में बदल गया? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच में। किसमें? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच में। तो इंडिया आंसर होगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है अटेन अपील 1951, अभी बताया 1951 में, बी आंसर है। याद रखना, डेट याद रखना आपको। अगर एमटीपी होता तो 1971 में, वहीं कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़िए। द मेन एम ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच प्रोग्राम, वही जो आपका अभी फैमिली प्लानिंग था आरसीएच में बदला है, तो उसका क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, सही बात है, जागरूकता फैलाना चाहिए, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, और बोथ ए एंड बी। भाई जाहिर सी बात है ये सारे पॉइंट जो है होने चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी। आगे बढ़िए। द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलेसेंट एंड रिलेटेड चेन सेफ फिजिकल हाइजीन ट्रांसमिटेड डिसीज एड्स वुड बी पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप। भाई जाहिर सी बात है कि जब एडोलेसेंट एज में आता है व्यक्ति तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज उसको होने के चांस होते। क्यों? क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी वगैरह बहुत सारे रीजनों से फैलते हैं। पहली बात तो लिखा है कि अवॉइड मल्टीपल पार्टनर फॉर सेक्सुअल कोहैबिटेशन, वो भी करना चाहिए। नीडल सिरेंज, भाई ड्रग इंट्रावेनस ड्रग्स ले रहे हैं आप, तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को या आपके मतलब साथ में जो भी कलीग है अगर उसको इन्फेक्शन है, अगर आपने इंट्रावेनस ड्रग लिया नीडल से, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कब होगी भाई? जाहिर सी बात ये सारी चीज़ों का नशा कब बढ़ता है? एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जब आप बड़े होने लगते हैं, ठीक है। चाइल्ड बच्चों को तो उतना नहीं होता। मैच्योर पीपल पूछा है कि किसमें स्पेशली दोज, तो आंसर जाएगा एडोलेसेंट एज ग्रुप। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान देना, आपको पूछा क्या है एग्जाम में, ये बहुत मैटर करता है। इनकरेक्ट पूछा कि करेक्ट पूछा है। अगर मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए, करेक्ट बता दिए, हाँ ये इनकरेक्ट है, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं, पूछा क्या? इनकरेक्ट पूछा है। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द अवेलेबल बर्थ केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर मदर चाइल्ड, ठीक है ये पढ़ लो यार, सब सही है। ब्रेस्ट फीडिंग, सोशली कंसिस, ठीक। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक द सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नीड टू बी क्रिएटेड to enable the people to think and take up the necessary step to prevent the and thereby build up a socially responsible and healthy society, ये भी सही है। तो both statement फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। पढ़ते हैं फिर से एक बार। इनकरेक्ट पूछा है तो कोई तो एक गलत है इसमें। एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ओपिनियन केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड सेक्टर वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज टू डिजायर्ड सेट, एकदम सही है पहला वाला। अवेयरनेस ऑफ पीपल टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम सेक्टर नीड टू बी क्रिएटेड, इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम देयर बाय बिल्डिंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्दी सोसाइटी, दोनों सही है। तो इनकरेक्ट पूछा तो कोई इनकरेक्ट है ही नहीं भाई, इसलिए दोबारा पढ़ा, इसलिए नन आंसर जाएगा भाई। इनकरेक्ट ही नहीं है ना, तो नन। पहला क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, कहाँ इनकरेक्ट है? सही है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, नहीं, दोनों करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट नहीं इनकरेक्ट भाई, दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए तीनों आंसर नहीं हुए, नन आंसर लगाएंगे। आगे बढ़िए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, भाई जाहिर सी बात है कुछ चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। जाहिर सी बात आप कुछ भी शुरुआत करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, अगर आप पढ़ाते हैं तो भी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं भाई। मटेरियल सपोर्ट चाहिए, तो आल ऑफ दीज आंसर जाएगी। ये सारी बातें आप
किसी भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सक्सेसफुल एक्शन प्लान तो वो लगती हैं, ठीक है। अब वो लेवल अलग अलग हो सकता है, मेडिकल कंडीशन अलग है, कोचिंग इंडस्ट्री टीचिंग अलग है भाई, उसमें अलग अलग लगेंगे, उसमें डॉक्टर लगेंगे, उसमें टीचर। सम ऑफ द amniotic fluid of the developing fetus taken to analyze the fetal cell and dissolve the substance in the process of, बताया था कल की एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस में एक्चुअली क्या होता है, अगर बच्चा माता के गर्भ में है तो उसमें क्या होता है, मान लो ये चुन्नू है ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये क्या होता है, इसके फीटल के सेल बहुत सारे इस पे गिर जाएंगे जिसे अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें ये बच्चा तैर रहा होगा। अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बहुत सारे सेल इसके गिर के टूट के गिरे होंगे। अब क्या करते हैं डॉक्टर प्रैक्टिशनर, इसमें सिरंज लगा के इसमें से अमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसका कैरियोटाइप किया जाता है। क्या किया जाता है, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप स्टडी होती है, ठीक है, जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक्चुअली पता किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो इसका लीगल यूज़ था वो ये था कि जेनेटिक डिसऑर्डर पता किया जाए। अब जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, इन सबको पता करने के लिए ताकि उसकी सर्वाइवेबिलिटी यानी बच्चे की सर्वाइबिलिटी बढ़ाई जा सके, ये सारी चीज़ें पता हो जाए, हो सकता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसे केयर किया जा सके, उसे क्योर किया जा सके, सही कर दिया जाए। लेकिन इसका एक नेगेटिव यूज होने लगा। अब इसमें पता है क्या, सेक्स ऑफ द बेबी भी पता चल जाता है, चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, मेल या है या फीमेल है। अब एक्चुअली इंडिया में क्या है, अगर फीमेल है तो फीमेल फिटिसाइड करा दो, उसको रखते नहीं लोग, कंसीव नहीं करना चाहते, तो इसलिए ऐसा करना इलीगल है। दैट इज टेक्निक कॉल्ड अमीनोसेंटेसिस। ये सारी बातें बता दी अमीनोसेंटेसिस के तहत। क्यों पड़ा नाम, क्योंकि अमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के कैरियोटाइप स्टडी करते हैं और उसमें सारी चीज़ें पता लगाते हैं, इसलिए नाम पड़ा अमीनोसेंटेसिस। आगे बढ़ो। सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन विथ इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस, कह रहा है कि ये सारे इन्फेक्शन एक्चुअली किसके लिखे हुए हैं, एसटीडीज के। किसके, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे अब वीडी वर्नरेबल डिसीज भी कहते हैं, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी कहते हैं। आप सारे नाम जानो, कुछ भी पूछ ले तो। आरटीआई वर्नरेबल डिसीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सारे लिखे गए हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटिक क्लैमाइडियासिस, जेनेटिक वाट, ट्रैकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी वायरस लीड टू द एड्स, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इसमें पढ़ो बेटा क्या पूछा, इन्फेक्शियस विच आर द मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक। तो सबसे खतरनाक एनसीईआरटी लिखती है कि सबसे खतरनाक एचआईवी है। इसको आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर नंबर 8, सेकेंड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जो हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में, वहाँ एचआईवी के बारे में पढ़ेंगे ये चीज़। तो इसलिए दिस इज मोस्ट डेंजरस। तो आंसर क्या लगेगा, डेंजरस तो सब है लेकिन मोस्ट डेंजरस एचआईवी है। इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी कैसे होगी, अधोलिखित बातें लिखी हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, जाहिर सी बात है अवेयरनेस बढ़ाइए। डिक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, नहीं भाई डिक्रीज कर देंगे तो आप कहाँ से अवेयर करेंगे, इंक्रीज होगा आंसर, तो ये गलत हो गया। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर सही है। बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू द डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने बताया था अगर जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी मेडिकल की तो उससे आईएमआर एएमएमआर दोनों कम हो जाता है। यही रीज़न था पॉपुलेशन के बढ़ने का इनिशियल टाइम में। आईएमआर एंड एमएमआर, व्हाट इज़ आईएमआर एंड एमएमआर, क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चे का जो मृत्यु दर होता है वो, और मदर का मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ, तेज़ी से गिरावट हुई, इसलिए ग्रोथ में बहुत तेज़ी से बढ़ावट हुई। बेटर पोस्टनेटल केयर, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, छोटे छोटे परिवार में बहुत ज़्यादा कपल बढ़ गए, ठीक है। बेटर डिटेक्टेड एंड क्योर ऑफ स्टडीज़, भाई क्योर ऑफ स्टडी होगी तो लोग निपटेंगे नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी ऑफ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, सारी बातें सही हैं, केवल बी गलत है। अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो ये भी सही हो जाता। तो पूछा क्या है, कौन कौन से सही हैं, तो हमको सेकंड छोड़ के लेना है। फर्स्ट सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, इसमें फर्स्ट छोड़ दिया इसलिए नहीं लेंगे। फर्स्ट सेकंड नहीं लिया, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ओनली, ठीक, सेकंड छूट गया। थर्ड आंसर क्यों नहीं लिए, क्योंकि सेकंड के साथ साथ फर्स्ट भी छोड़ दिया, जबकि फर्स्ट सही है, ठीक, इसलिए नहीं लिया। और सेकंड हमें इनकरेक्ट है तो ये नहीं लेना है, इसलिए 3 ऑप्शन कट गए और चौथा आंसर सही। इंटेस्टिव प्रोग्राम, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम वाइफ एंड स्पर्म मे बी फ्रॉम हस्बैंड और एनी डोनर मेल। जाइगोट और एम्ब्रियो मे बी ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस ऑफ द वाइफ ओनली लगा के क्यों डरा रहा है भाई। इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ओवा कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ स्लैश डोनर, भाई अगर वाइफ इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट दैट इज ओवा, तो उसको डोनर से आप लेंगे ना, तो ओनली नहीं,
फ्रॉम डोनर आल्सो, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो में भी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस ऑफ वाइफ ओनली ना, वाइफ ओनली नहीं, जिसका अगर सरोगेट मदर ले लिए तो भी हो जाएगा, इसलिए तो इसका आंसर जाएगा एसर्शन रीजन ट्रू, एसर्शन ट्रू रीजन नॉट का, एसर्शन रीजन इज फॉल्स, एसर्शन बोथ आर फॉल्स, दोनों गलत है भाई। आगे बढ़ो। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर इन टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम सच ट्रांसफर ऑफ असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भैया, विट्रो, इन विट्रो का मतलब मैंने बताया था कल कांच होता है, विट्रियस माने कांच। जब कोई चीज़ बॉडी के बाहर यानी लिविंग के बाहर लेबोरेटरी में कराई जाती है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम। तो किस लिए कराया जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म जो बनाए गए हैं वो इसलिए कराया जाए कि जो निसंतान दंपति हैं यानी इनफर्टाइल कपल हैं उनको बच्चे मिल सके। सच ट्रांसफर टू असिस्ट द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, एकदम सही है, इसलिए होता है। असर्शन रीजन करेक्ट है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसी कारण कराया जाता है। असर्शन का आंसर एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व वाज अराउंड, ठीक है, हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों को देख लेते हैं ना, क्या ही बिगड़ जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन की जब बात करते हैं हम तो तीन साल का डेटा याद रखना है आपको। एक 1900 का याद रखना है, 1900 में कितनी पॉपुलेशन थी, फिर उसके बाद 10 साल बाद 2000 में सन 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, और 2011 एक्चुअली ये क्या है, ये सेंसस की रिपोर्ट है यानी जनगणना की रिपोर्ट है कि कितना तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई विश्व में। फिर भारत में देखते हैं तो 1900 में कितनी ग्रोथ हुई थी, 1900 में जो पॉपुलेशन थी वो एक्चुअली थी 2 बिलियन, कितनी 2 बिलियन, 2 बिलियन को आप और क्या लिख सकते हैं 2000 मिलियन, कितने 2000 मिलियन, 2000 मिलियन, 10 लाख में 1 मिलियन होता है, ठीक है, एंड 1000 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, तो 2 बिलियन में 2000 मिलियन, ठीक, किसी भी तरीके से मुझे यूनिट कर लेना। 2000 में कितनी हुई, अब इसका 4 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया, सन 10 साल के अंदर 4 बिलियन, द पॉपुलेशन रॉकेटेड टू 6 बिलियन। अगर भैया इसमें 4 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा ना, 6 बिलियन बढ़ी किसमें 2000 में। 2011 में यही 7.2 बिलियन पहुंच गई, कितना 7.2 बिलियन, ये डेटा आपको याद रखना है। कितना सन 1900 में 2 बिलियन, और 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन। पैरेलली अब देख लेते हैं अपने इंडिया का डेटा, इंडिया का डेटा देख लेते हैं। यहीं इंडिया में एक्चुअली क्या हुआ, जब ये जनगणना हुई, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, कब हुआ 15 अगस्त 1947, तो 1947 से हम डेटा देखेंगे। यहाँ किससे देखेंगे, 1947 में कितनी थी, फिर 2000 में कितनी थी, फिर 2011 में कितनी थी, ये देख लेना है। 1947 में बेटा ये थी 350 मिलियन, कितनी 350 मिलियन, 350 मिलियन। सन 2000 में कितनी थी, ये पहुंच गई अबाउट 1 बिलियन, बहुत होता है यार 1 बिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद 2011 में 6 मई 2011 में जब जनगणना हुई मई 2011 में, तो ये पॉपुलेशन पहुंच गई 1.2 बिलियन। इतना तगड़ा ग्रोथ हो रहा था, देख रहे हो वर्ल्ड में 2 बिलियन, इतना। अब बार बार वही रिवाइज मत करो, याद कर लेना यार, लिख लो, नहीं तो कहीं अलग लिख लो। तो देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन विच वाज अराउंड कितना थी 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन, तीनों आंसर जाने वाले हैं। रॉकेटेड टू अबाउट कितना बढ़ी, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन, तो 2 बिलियन के बाद जिसे 2000 मिलियन भी कहते हैं, देखो ये 2 बिलियन जिसे 2000 मिलियन भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन 1800 में नहीं, 1700 में नहीं, 1800 में नहीं, 1900 में बताया था अभी, 1900 से लिया गया। तो तुरंत काट दिए, तुम्हें एक ही आंसर मिल गया, तुम्हें बी एकदम धड़ाके से लगा लो, लेकिन हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चेक करते हैं। एंड डैश 6 बिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन बाई 2011, देखो लिखा है क्या 7.2 बिलियन, एकदम सही। आगे बढ़ो, तो लिखा ही दिए, आगे बढ़ो। इंडिया, देखो इंडिया का भी आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन थी, 350 मिलियन, एक्चुअली एक ही ऑप्शन 350 मिलियन का है, इसलिए आंसर तो सी जाने वाला है। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी 1947 की बात कर रहा है, रीच द क्लोज टू द बिलियन मार्क्ड बाई सन 2000 की बात है, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन 2011 मई, ऑप्शन में है क्या, देखो 1.2 बिलियन मई 2011। अरे यही सब चीज़ें बार बार मिलेगी, जब तुमको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम रटा होगा, याद होगा, भाई इसमें क्या ही कर सकते हो। मई 2011 में अगर जनगणना हुई तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे तुम्हें, 2011-13 कैसे लगा देंगे भाई, जाहिर सी बात है, तो याद तो करना ही होगा यार। अब वो
तुम कैसे याद करते हो, तुम्हारा मैटर है भाई, हमेशा लॉन्ग टर्म याद रहना चाहिए, अब क्लियर याद होना चाहिए, नहीं कि सोच रहे हैं बैठ के 350 मिलियन था कि बिलियन था। अबे भारत क्या चल रहा है, मिलियन होगा पहले ठीक है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबल रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के बाद रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। जाहिर सी बात है, अगर मृत्यु दर में घटावट होगी, मतलब घटती होगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, इतना तो लॉजिक लगा ही रहे होगे। रैपिड डिक्लाइन मैटरनल MMR एंड IMR दोनों में गिरावट हुई, जाहिर सी बात है तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ, अच्छा रिप्रोडक्टिबल एज को बढ़ा दो भाई, जितना जल्दी रिप्रोड्यूसिबल एज होगा, मतलब जितने बच्चे तुम्हारे सोसाइटी में अगर शादी के लायक हैं उनकी शादी करा दी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ा दो तो भाई जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इसलिए जाने वाला है। आगे बढ़िए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, लेस देन 2% भैया, लेस देन 2% था, फिर भी लेस देन 2% बहुत होता है। देखिए 20/1000 टोटल 1000 पर 20% बढ़ रहे थे, 1000, इट इज़ लेस देन 2%, निकाल लो आ जाएगा, लेस देन 2%, लेस देन 2%, ठीक है, याद रखना है। मोर देन 2% नहीं बे, 2 को इसे डिवाइड करोगे 2 ज़्यादा नहीं आएगा, 3%, 0.2 नहीं, गलत है, बी आंसर। आगे बढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज, क्या क्या भारत ने जो स्टेप लिए थे, उठाए थे, कदम उठाए थे, क्या क्या थे। द मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय वायरस कंट्रासेप्टिव मेथड, भाई छोटे छोटे परिवारों को मोटिवेट किया गया था, इसलिए किया गया था ताकि वो भाई अनएजुकेटेड होते हैं तो उनको तो लगता है बच्चों को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम आती है। उनको बेटर लाइवलीहुड चाहिए, शिक्षा चाहिए भाई, फॉर रोटी कपड़ा मकान, यार 3 चीज़ तो सही चाहिए, प्लस एजुकेशन चाहिए, ए सही है। मेनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन इवन नॉट, जाहिर सी बात है जो अर्बन एरिया में थे यानी शहरी में थे तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को अडॉप्ट करना पसंद किया भाई, 1 चाइल्ड 1 नॉर्म्स। और एक स्लोगन आपने पढ़ा है, हम दो हमारे दो, V2R2, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय। स्टैट्यूटरी बैन, देखो स्टैट्यूटरी बैन राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 एंड दैट ऑफ 21 ईयर। मैंने बताया था कि ये डेटा NCERT में लिखा है लेकिन ये गलत अब बढ़ा दिया गया है, फीमेल का यार 22 से 23 साल कर दिया, मोर देन 21 कर दिया है, ये तो पुराना चल रहा है, लेकिन NCERT में लिखा तो इसको सही मानेंगे हम। एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज अ पोस्टर बिल शोइंग द हैप्पी कपल विथ अ स्लोगन हम दो हमारे दो, भी बताया था, V2R2, ये भी बहुत प्रचलन में था। इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिली, कुछ ना कुछ इंसेंटिव यानी कुछ ना कुछ कैश दिया जाता था जो लोग कम परिवार के थे, मान ली उन जागरूक थे, ये सरकार के सारे नियमों को फॉलो करते थे। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, क्या वैधानिक, अवैध नहीं, वैधानिक होना चाहिए नियम। तो ये सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा, ठीक है, सारे सही, एक एक बता दिया। आगे बढ़िए, आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी, देखिए आइडियल कंट्रासेप्टिव की कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। भाई कंट्रासेप्टिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है तो कंट्रासेप्टिव का यूज करना है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जो इसे यूज़ करे उसके लिए फ्रेंडली हो, और आसानी से उपलब्ध हो, इफेक्टिव हो, काम करे अच्छे से, और रिवर्सिबल विथ लीस्ट, या तो लगभग साइड इफेक्ट ना हो या बहुत कम हो। इट शुड बी नो इंटरफेयर, जाहिर से ये सबसे बड़ी बात लिखी है कि भाई सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर में भी इंटरफेयर ना करे, नहीं तो यूज ही नहीं करेंगे लोग, बहुत लोग, ठीक है, ऑल आंसर जाने वाला, यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल कंट्रासेप्टिव की। नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नेचुरल जो है किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है कंट्रासेप्टिव, अवॉइडिंग द चांस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म, अवॉइडिंग द चांस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म, अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। भाई नेचुरल वाले क्या करते हैं, या क्वाइटस इंटरप्टस हो या आपका लैक्टेशनल अमेनोरिया हो, 3 प्रकार के थे आप पढ़े हैं, क्वाइटस इंटरप्टस और ये दूसरा वाला लैक्टेशनल अमेनोरिया। इन सब में क्या होना चाहिए, इनको फिजिकली रोका जाता है कि गैमेट जो है मीट ना करें, ठीक है। लैक्टेशनल अमेनोरिया में तो 6 मंथ तक लेडीज जब मिल्क फीडिंग कराती है तो MC मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं, तो ओवर रिलीज ही नहीं होता। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि मेल पार्टनर विथड्रॉ देयर पेनिस फ्रॉम वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंसेमाइनेशन के दौरान क्या होता है कि वो पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं ताकि इंसेमाइनेशन ना हो, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक होता पीरियोडिक अब्सटिनेंस, 3 थे, एक यही साला छूट रहा था, पीरियोडिक अब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस एक्चुअली क्या होता है,
कपल अवॉइड करते हैं 10 से 17 दिन, कितना 10 से 17वें दिन मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ओवुलेशन होता है 14वें दिन, PLS सर्च पे रहता है, पीक पे रहता है, 14वें दिन ओवुलेशन होता है। तो उससे 14 यानी 4 दिन पहले और 2 दिन बाद तक वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म की जो वाइबिलिटी होती है, क्षमता होती है जीवन की, वो होती है 72 घंटे, कितने 72 आवर्स। तो अगर 72 आवर यानी 3 दिन पहले तक अगर स्पर्म पड़ा हुआ है ट्रैक्ट में और अगर ओवा मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन करा देगा। इसीलिए 14 से पहले 3 दिन रुक जाओ और उसके बाद भी रुक जाओ, यानी 10 से 17 दिन क्या होते हैं, ये हाईली फर्टाइल डेज होते हैं, इसलिए इसमें रुकना चाहिए, जिसे पीरियडिक अब्सटिनेंस कहते हैं। तो ये सारे सी आंसर सही होगा। नेचुरल मेथड में इसको रोका जाता है। आगे बढ़िए, पीरियडिक अब्सटिनेंस, अभी यही बताया था आपको। पीरियडिक अब्सटिनेंस क्या होता है? नेचुरल मेथड होता है ना, 3 नेचुरल मेथड थे। पीरियडिक अब्सटिनेंस जिसमें क्या करते हैं 10 से 17 दिन अवॉइड करते हैं। इन सच मेथड कपल सस्टेन द क्वाइट 10 से 17, वही बात आ गई ना, 10 से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, 10 से 17 दिन तक के बीच में ओवुलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है, इस दिन अवॉइड करना, इसे क्या कहेंगे आप? पीरियडिक अब्सटिनेंस कहेंगे, यानी इस समय ध्यान रखना होता है। तो आंसर क्या जाएगा? सी। कपल अवॉइड अब्सटेन क्वाइटस फ्रॉम 10 से 17 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, चांस ऑफ इम्प्लांटेशन वेरी हाई होते हैं, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड भी होते हैं और इस समय जो होते हैं चांस फर्टिलाइजेशन ओवा के बहुत अधिक होते हैं, इसलिए आंसर बी जाएगा। इम्प्लांटेशन की बात कैसे करेंगे? जब इम्प्लांटेशन से सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अरे यार इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था ना, पहले क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनाएंगे, अगर मेल में है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में है तो ओवा का बनना, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमाइनेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना ऑफ द फीमेल, ये इंसेमाइनेशन के बाद तब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ तब आपका इम्प्लांटेशन होगा, यानी ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल में चिपकेगा, जिसे इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद तब गेस्टेशन होगा, गेस्टेशन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ तो पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ बेबी, अगर पार्चुरेशन हुआ देन लैक्टेशन होगा। तो दीज आर ऑल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे थे। तो भैया ये पहले तुम इम्प्लांट करा ले रहे हो, हट गलत हो गया है, तो बी सी आंसर, डी आंसर जाएगा, ठीक है। भावनाओं में बह गए। The male partner withdraw penis from vagina just before ejaculation to avoid the insemination and method under control, किसके अंतर्गत आता है भाई? क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस यानी ये उसको इंटरप्ट कर दिया, यानी रोक दिया, यानी क्या किया? इंसेमिनेशन ही नहीं करने दिया। आगे बढ़िए। ओवुलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, बताया था अभी कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में 6 महीने तक जब फीमेल तगड़ा ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो क्या होता है? एक्चुअली ओवुलेशन होने के चांस बहुत नील होते हैं, तो उस समय क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल होता है। इसलिए देखिए नेचुरल वाले में, चाहे वो आप ले लीजिए लैक्टेशनल एमेनोरिया, चाहे क्वाइटस इंटरप्टस, चाहे पीरियडिक अब्सटिनेंस, ये तीनों हैं आपके नेचुरल। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सबसे अच्छा पॉइंट एक है, ये इनमें कोई दवा वगैरह यूज नहीं हुई, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, यानी साइड इफेक्ट इनका लीस्ट होता है, लेकिन इनका चांस भी बहुत नील होता है। क्यों? क्योंकि अरे यार कुछ भी हो सकता है भाई, अगर थोड़ा भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो सिक्रीट होने लगेगा, 6 महीने तक याद नहीं रहा तो वो भी, और दूसरी बात तो इसलिए इनका इतना ड्रॉबैक है। तो सिंपली पूछा है इंटेंस लैक्टेशन, तो इसलिए लैक्टेशनल एमेनोरिया नाम पकड़ के बता दूंगा। नॉट ट्रू अबाउट लैक्टेशनल एमेनोरिया, कौन सा बात सही नहीं है देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज मदर फीड चांस ऑफ कंसेप्शन और नील, यही बताया था। हाउएवर दिस मेथड हैव बीन रिपोर्टेड टू बी एक्टिव अप टू ओनली मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक। अरे 9 मंथ गेम कर रहे हो, अभी तो हम बताया कि 6 महीने होता है। ये हमसे क्वेश्चन कैसे गलत करा देंगे यार, हम लोगों को पता है भाई, एनसीईआरटी पढ़े हम लोग, आप लोग मतलब अच्छे से पढ़े। 6 मंथ तो ये गलत हो गया। As no medicine or devices are used in these methods, side effect are almost nil। अभी बताया था कि कोई मेडिसिन नहीं यूज हो रही, इसलिए almost nil होता है इसका साइड इफेक्ट। All statement are true। all कैसे ट्रू है? जब एक गलत है तो पूछा क्या? नॉट ट्रू ही पूछा है, यानी नॉट ट्रू पूछा है, यानी बी आंसर होगा आपका, क्योंकि यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 9 मंथ तक नहीं, केवल 6 महीने तक इफेक्टिव होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। भाई 6 महीने तक वेट करता है यार, ओवुलेशन कब तक नहीं होगा? आगे बढ़ो। Ovum sperm are prevented from physically meeting with the help of barrier. Such method which are available both male and female are called barrier method। देखिए
बैरियर मेथड क्या होते हैं कि बैरियर मेथड में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वेल्व होते हैं, और इसमें क्या होता है फिजिकल मीटिंग, यानी गैमिट और ओवा की फिजिकल मीटिंग रोक दी जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडोम। ठीक है, दोनों के लिए आता है, मेल एंड फीमेल। फीमेल वाले कंडोम को कहते हैं फेमिडोम, इतना नहीं है याद मत रखो, फेमिडोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं वेजाइना और सर्विक्स को कवर कर लेते हैं ताकि जब इजैकुलेशन हो तो स्पर्म एंट्री ना कर पाए, इसीलिए इसका नाम बैरियर मेथड पड़ा। बाकी डिफिनीशन भी ये कह रहे प्रिवेंटेड फिजिकली मीटिंग। आगे बढ़ो, सब जानते हो तुम लोग, धुआं कर दिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेड अबाउट दैट दीज आर द बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीथ दैट इज कवर्स द पेनिस ऑफ मेल एंड द फीमेल का वजाइना को सर्विक्स को भी कवर करता है जस्ट बिफोर कोइटस, देन एजुकेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड, यही बैरियर मेथड जो था कंडोम्स वगैरह, तो सी आंसर जाने वाला। ठीक, वही बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट अबाउट कंडोम, अरे यार वही क्वेश्चन पूछ रहे बार बार। दिस कैन बी प्रिवेंट कंसेप्शन, सही है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड नेम, ये भी सही है। यूज ऑफ कंडोम इंक्रीज रिसेंटली, यूज बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि इसके दो फायदा हैं, एक तो कंट्रासेप्शन में भी रोकता है, दूसरा स्टडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी आपको कोई डिसीज ना हो इससे भी ये रोकता है, तो ये भी बात सही है। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल एंड सेल्फ इंसर्टेड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर, एकदम सही बात है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट यार, तो ऐसे पढ़ के निकल लोगे। आगे बढ़ो। द बैरियर मेड ऑफ रबर दैट इंसर्टेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, ऑल ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि ऑल आर दीज डिवाइसेस दैट हेल्प इन कंट्रासेप्शन दैट कवर डायाफ्राम सर्वाइकल कैप वॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कवर करती हैं सर्विक्स को ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो पाए। और एक चीज़ याद रखना, दीज आर ऑल रीयूजेबल, क्या होते हैं? इनको पुनः आप रीयूज कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी मैंने आपको एक आइडियल कंट्रासेप्टिव कुछ डेफिनीशन बताई थी, क्योंकि ये रीयूजेबल होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, एंड नो इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर एंड ड्राइव, उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये रीयूजेबल होते हैं, और इनके साथ फोम, जेलीज, क्रीम्स वगैरह भी यूज किया जाता है ताकि इनके इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, इसलिए आंसर डी जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डायाफ्राम सर्वाइकल, उन्हीं के बारे में पूछा है। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, सही है। रीयूजेबल, देखो लिख दिया है, रीयूजेबल होते हैं, सही बात है। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम वगैरह यूज किए जाते हैं इनके साथ ताकि इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। देखिए लिखा है वही कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो आप जब हर चीज़ पढ़ लेते हैं तो कुछ भी बचता नहीं है, मतलब एनसीईआरटी की लाइनें आपको फील होना चाहिए कि हाँ इसके बाद ये लिखा होगा, इसके बाद ये लिखा होगा, इसके बाद ये लिखा होगा, क्योंकि इतना समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फील लेके सही कर पाएंगे। विजय तो नॉन मेडिकेटेड एक्टिविटी, 3 प्रकार बताया था, नॉन मेडिकेटेड, फिर उसके बाद एक बताया था हार्मोनल। ठीक है, देखिए नॉन मेडिकेटेड लिप्पस लूप था, क्या लिप्पस लूप कहीं है ऑप्शन में, ये है लिप्पस लूप। आगे बढ़ो। और एक थी नॉन मेडिकेटेड, एक थी कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर आयन रिलीज करेगी, क्या क्या थी उसमें? कॉपर टी था, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, क्या मल्टीलोड 375। अब यार लकीर के फकीर हम लोग को नहीं बनना है ना कि एक क्वेश्चन पूछा तो मैं सिर्फ वही बताना है, हो सकता है एग्जाम में आपका ये वाला सवाल पूछ ले, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। तो कॉपर रिलीजिंग हो गया, नॉन मेडिकेटेड हो गया, और एक होता है हार्मोनल। हार्मोनल में 2 एग्जाम्पल हैं, एक है आपकी प्रोजेस्टासर्ट, मैंने बताया था नाम कैसे रटोगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरा नाम है LNG20, LNG20। तो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। नॉन मेडिकेटेड पूछा है तो लिप्पस लूप आंसर जाएगा। हाँ, मल्टीलोड 375 अभी बताया, कॉपर रिलीजिंग होती हैं, कॉपर आयन रिलीज करेंगी, जो क्या करेंगी स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगी, रोक देंगी, क्योंकि आपको पता है कि 60% मस्ट हैव देयर नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मस्ट हैव देयर विगरस मोटिलिटी। मतलब अगर 60% के पास नॉर्मल शेप साइज नहीं है और 40% तेज़ी से मूव नहीं करते स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए हार्मोन रिलीजिंग वाले क्या कर देते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, यानी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होते, तभी तो कंट्रासेप्टिव हैं। आगे बढ़ो। प्रोजेस्टासर्ट LNG20 अभी बताया था हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, तो आंसर हार्मोन रिलीजिंग जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आईओडी फंक्शन क्या करते हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यही बताया, सही है। सप्रेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, सही है। इंक्रीज मोटिलिटी नहीं, अगर बढ़ जाएगा तो फिर रोकेगा कैसे, सप्रेस करेगा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को और मोटिलिटी रोक देगा, यानी बोथ ए एंड बी, अभी यही बात चल रही थी। फंक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग का फंक्शन क्या होता है, मेक द सर्विक्स अनसुटेबल फॉर होस्टाइल टू स्पर्म, मेक द यूट्रस सुटेबल, नॉट सुटेबल नहीं, अनसुटेबल बना देता, मेक द यूट्रस
अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को बना देता है हॉस्टाइल, कि स्पर्म की एंट्री रोक दो। बोथ ए एंड सी। बी क्यों गलत है? क्योंकि सुटेबल लिखा है। आईयूडी क्या करता है भाई? आईयूडी का काम क्या है? उसका काम है रोकना भाई, कंट्रासेप्शन ना हो, यानी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, कंसेप्शन ना हो। कंसेप्शन क्या था पता था? कंट्रासेप्शन और कंसेप्शन फंसना मत। कंसेप्शन होता है टू बियर प्रेगनेंसी, गर्भ को धारण करना, कंसेप्शन कहलाता है। और कंट्रासेप्शन होता है उसको रोकना, इसलिए कंट्रासेप्शन की बात चल रही। तो आंसर जाएगा डी। द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी स्पेस चिल्ड्रन, जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या बच्चों में स्पेस चाहिए कि भाई एक हो गया है तो बाद में करेंगे, तो उनके लिए क्या चाहिए? नेचुरल मेथड है आइडियल कंट्रासेप्टिव के, बैरियर मेथड भी अवेलेबल है, आईयूडीज है आइडियल कंट्रासेप्टिव की। तो क्या चाहिए? मेन क्या है? तो उनके लिए आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल क्या है? आईयूडीज। नेचुरल में चांस नील होते हैं, बैरियर मेथड में भी, लेकिन मेन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कंट्रासेप्शन इंडिया, आपके आईयूडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं इस समय भारत में। आगे बढ़िए। इन इंडिया आईयूडी कॉपर टी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड फॉर कंट्रासेप्शन, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड बाय द यूजर। नहीं यार, यूजर खुद इसको इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर या हाईली प्रैक्टिस्ड नर्सेस कर सकती हैं। तो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये ऊपर वाला सही है। मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली आईयूडीज यूज होते हैं, जैसे कॉपर टी वगैरह है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। इस तरह के आंसर को सी कहते हैं भाई। सी लगाते, दोनों सही होता, दोनों एक्सप्लेन करता, ए लगाते, दोनों सही होता लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, बी लगाते। असर्शन सही होता, रीजन गलत हो, सी लगाते, दोनों गलत होता, डी लगाते हैं। आगे बढ़ो। स्टडी डिसीज आर इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड डिसीज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड अननोन मल्टीपल पार्टनर। भाई जाहिर सी बात है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का नाम एसटीडी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर कोई भी पार्टनर अफेक्टेड है तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड मल्टीपल पार्टनर, इनफेक्टेड यानी उसको इन्फेक्शन है तभी होगा। ये नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही एसटीडी फैलता है। भाई मिस कंसेप्ट नहीं बनाना है, कंसेप्ट बनाना है। मतलब एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है इंटरकोर्स से। क्यों? तो उसमें कोई अगर एक इन्फेक्टेड है तब हो सकती है, ना कि आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होती है। बात याद रखना। तो असर्शन और रीजन दोनों एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आंसर ए जाने वाला है। विच आर द फॉलोइंग इज सिंगल और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल थ्रू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर स्मॉल डोजेस। भाई ओरल डोज आप किसका लेंगे? पिल्स वगैरह होते हैं जो किसकी बनी होती हैं? या तो प्रोजेस्टोजेन की बनी हो या साथ में उसके एस्ट्रोजन भी हो। तो प्रोजेस्टोजेन अकेले नहीं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टासर्ट एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, बोथ ए एंड बी। या तो प्रोजेस्ट्रोजन हो या साथ में प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन साथ में हो, तो बोथ ए एंड बी ना। अरे यार, प्रोजेस्टोजेन अकेले ले लो तो भी काम करेगा या उसके साथ एस्ट्रोजन काम कर दे तो इसलिए आंसर डी। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 दिन तक लेना पड़ता है। प्रिफरली फर्स्ट 7 डे ऑफ साइकिल आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन के गैप में 5-5 दिन का वो होता है। देखना फिर से पढ़ना। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 दिन तक लेना होता है। स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन अ फर्स्ट 5 पहला 5वां मेंस्ट्रुअल साइकिल के आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन के गैप में, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वंस वीक अ पिल ड्यूरिंग द इट हैज टू बी सम ऑफ द फीमेल। सही है, आंसर कहाँ है? ए। 21 दिन, 5 और 7, 15 दिन, 18 दिन, 25 दिन ऑप्शन फंसाने के लिए बनाया गया। बढ़ो। Inhibit ovulation in plant and as well as alter the quality of cervical mucus to retard the entry of sperm। किसके बारे में लिखा? पिल्स के बारे में। एक्चुअली पिल्स क्या करती हैं कि ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं प्लस इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं। क्या करके? सर्वाइकल म्यूकस के नेचर को अल्टर कर देती हैं, बदल देती हैं। तो पिल्स के बारे में। तो अब अगर आप फंसते हैं तो पता क्या फंसते हैं? LNG-20 हार्मोनल वाला क्या करता है, यानी LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट दोनों हार्मोनल वाले क्या करते हैं? ये क्या कर देते हैं? सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं ताकि उनमें एंट्री ना हो पाए। अगर वो पॉइंट लिखता तब आप LNG-20 लगाते। अमीनोसेंटेसिस यूज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, अभी सबसे पहले बताया था अमीनोसेंटेसिस टेक्निक में। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सबको पता करने के लिए किया गया था। सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव कैसा होता है? केमिकल नेचर, कल रिवीजन में बताया था कि इसका केमिकल नेचर याद रखना, आप फंसोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सेक्स हार्मोन जितने होते हैं स्टेरॉइडल होते हैं, तो आपको लगेगा स्टेरॉइडल होता है, नहीं, ये नॉन स्टेरॉइडल होता है। क्या? नॉन स्टेरॉइडल नेचर का होता है, यानी स्टेरॉइड का नहीं बना होता है, नॉन स्टेरॉइडल केमिकल नेचर है। सहेली जब वंस वीक अपील बताया था, अभी सप्ताह में 1 बार लेना होता है,
तो वंस वीक पिल इसे नाम पड़ा, वंस अ डे नहीं, वंस अ वीक सही है, वंस अ मंथ भी नहीं, वंस 6 मंथ नहीं। प्रोजेस्ट्रोजन alone in combination or with estrogen can be used by the female, injects or implant under the skin। इम्प्लांट्स बताया था माचिस की तीली जैसे इम्प्लांट्स होते हैं, एनसीईआरटी की डायग्राम में बना है ऐसे, ठीक, इसे इम्प्लांट्स कहते हैं। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करिए स्मॉल डोज का, तो दोनों कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है, बोथ एंड बी। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी ऑफ क्वाइटस very effective among the pregnancy contraceptives, they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse। अगर आप 72 घंटे के अंदर, बताया था स्पर्म की मीटिंग, स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है, 3 दिन तक, यानी 3 दिन तक जिंदा, तो 72 घंटे जीवित रहता है। तो 72 घंटे के अगर उसका जीवन काल है, तो उसके अंदर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए इफेक्टिव होगा विद इन 72 आवर। सर्जिकल मेथड आर जनरली एडवाइस, अगर 72 घंटे से ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करेगा, फिर तो वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा अपने प्रोसेस को, उसको तो आपको मारना था। सर्जिकल मेथड आर जनरली एडवाइस टू फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, सो इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। टर्मिनल फाइनल मेथड क्या है, देखिए बहुत सारे तरीके हैं रोकने के, आप आईयूडी दीजिए, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दीजिए, बहुत सारे पिल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे बैरियर मेथड हैं, लेकिन उसमें जो फाइनल वाला है वो है स्टेरिलाइजेशन। जब कुछ ना काम करे तो स्टेरिलाइजेशन, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ जिसे आप 2 पढ़ते हैं स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। इन केस ऑफ वैसेक्टमी, वैसेक्टमी इज परफॉर्म्ड इन मेल, किसमें होता है, मेल में करा जाता है। वास्ट डिफरेंस, एक्चुअली छोटा सा पार्ट इसको कट कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है बाई द थ्रेड इन द एब्डोमिनल रीजन, इन द स्क्रोटम में बांध दिया जाता है, ये जिसे कहते हैं वैसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी फीमेल में कराया जाता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है थ्रू द स्मॉल इंसेशन इन यूट्रस थ्रू वेजाइना, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक 2 होती है, तो आंसर स्टेरिलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि सर्जिकल मेथड पूछा है, 2 होते हैं याद रखना, वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी। कौन किसमें होता है ये बता दिया, आगे बढ़ो। सर्जिकल मेथड हो गया। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर मेल इज कॉल्ड, बताया था मेल में वास्ट डिफरेंस होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था वैसेक्टमी। क्यों, क्योंकि 4 एक्सेसरी डक्ट मेल में पढ़ाया था, 4 एक्सेसरी डक्ट, 3 एक्सेसरी ग्लैंड और आपका वो एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से होती है, रीटेस्टिस, वासा फ्रेंस, इपीडेम में वास्ट डिफरेंस से गैमेट जाता है, यानी पाथ तय करता है, तो इसलिए वैसेक्टमी कराते हैं मेल में, और ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाई जाती है, तो इसलिए याद रखेंगे आप वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी, आंसर जाएगा बी। ट्यूबेक्टमी फीमेल में होता है माइक्रोटोनी, हटाओ। इन मेल फीमेल सर्जिकल इंटरमिनेशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। एक्चुअली आप बहुत गलत धारणा बना देते हैं कि स्टेरिलाइजेशन हो गया, नसबंदी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैमेट बनना बंद हो जाएंगे। गैमेट बनना बंद नहीं होते, बनते रहते हैं, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टेशन उनका रुक जाता है, रास्ता रुक जाता है, पाथ रुक जाता है, तो गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन देयर बाय प्रिवेंट हो जाता है, तो गैमेट लगाएंगे आंसर। गैमेट आ नहीं पाते हैं, स्पर्म आ नहीं पाता। डैश स्मॉल पार्ट ऑफ द डैश इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, बताया था अभी, वेयरस इन डैश स्मॉल पार्ट ऑफ द रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमिनल थ्रू द वेजाइना। तो जाहिर सी बात है इन थ्रू वेजाइना पूछ रहा है, तो ये क्या कौन सा होगा आपका, ट्यूबेक्टमी या फीमेल वाला, और स्क्रोटम में किया जा रहा है, इसलिए ये वाला होगा आपका क्या, वास्ट डिफरेंस यानी वैसेक्टमी। तो पहला वाला है इन मेल यानी वैसेक्टमी, दूसरा वाला है फीमेल यानी ट्यूबेक्टमी। तो ऐसा कोई आंसर है, फर्स्ट वैसेक्टमी, सेकेंड ट्यूबेक्टमी रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट वैसेक्टमी, दूसरा रीटीटेस्टिस नहीं यार, वास्ट डिफरेंस काटते हैं, वैसेक्टमी वास्ट डिफरेंस, ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब निकालते हैं, जाहिर सी बात बी आंसर जाने वाला है। सब बता दिया, बार बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, बहुत तगड़ा इफेक्टिव होता है लेकिन रिवर्सिबिलिटी इसलिए पुअर होते हैं क्योंकि भाई सर्जिकली कर दिए हैं, अब उसको जोड़ना लगभग असंभव होता है। बैरियर मेथड आयोटीन है, स्टेरिलाइजेशन। कंट्रासेप्टिव मेथड हैव बी पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक, भाई जब कोई काम आप किसी से ज़बरदस्ती लेते हैं यानी नेचर के खिलाफ चल के लेते हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये नेचर के खिलाफ तो काम कर रहे हैं, कंट्रासेप्शन को रोक रहे हैं, तो आपको क्या होगा, जी मचलाहट होगी, नौसिया होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में पेन होगा, यानी ये थोरैक्स, दिस इज एब्डोमेन, दिस इज पेल्विक रीजन, तो आपके एब्डोमिनल पेन होगा एब्डोमेन के एरिया में। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो सारे आंसर सही हैं, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कंट्रासेप्टिव के इल इफेक्ट हैं यानी बैड इफेक्ट।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट 2017 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, क्या क्या लिखा आप समय, यूपी, एमपी, दिल्ली, इंडिया। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था, तो उसी ने अमेंडमेंट किया होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 2017 के बारे में क्या है, प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड सर्टेन केस, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते, ये वही क्वेश्चन है, इसलिए इसमें दो ये भी बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। फीमेल कंडोम्स आर हेल्पफुल इन, किसमें हेल्पफुल होती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टडी, भाई जाहिर सी बात है दोनों में, मेल फीमेल दोनों में स्टडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट जिससे बचाता है। चेक द स्पर्म एंट्री इनटू द यूट्रस। अब देखो यहाँ तो आंसर आपने डी लगाया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर डी लगाया, आंसर में मार्क्स भी मिलेगा, लेकिन सोचते हैं। चेक द स्पर्म एंट्री इनटू, यहाँ पे लिखना चाहिए सर्विक्स और वजाइना, तो बात समझ में आती है भाई, सर्विक्स और वजाइना में स्पर्म को रोकता है, यही काम ही होता है आपके फिजिकल मेथड यानी कंडोम वगैरह का। अब यहाँ से आप यूट्रस लिख रहे हैं। अब दूसरी बात ये समझिए कि आपने पढ़ा है कि यूट्रस में ये मान लीजिए ये है फिमरी वगैरह, ये यूट्रस का पूरा पाथ है, ये यूट्राइन कैविटी है, तो आपने पढ़ा है कि यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन में गैमिट और ओवा को, मतलब ओवा और स्पर्म को साइमल्टेनियसली एक साथ लाइए तभी जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल। पहले की एनसीईआरटी लिखती थी एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, काट के एम्पुलरी रीजन कर दिया, जो एम्पुलरी रीजन में, एम्पुला के रीजन में स्पर्म और ओवा एक साथ साइमल्टेनियसली आते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो भैया वहाँ तक तो फर्टिलाइजेशन हो चुका यूट्रस में, तो स्पर्म वहाँ तक कैसे बचा। तो लेकिन जाहिर सी बात है जब आपके सर्विक्स और वजाइना में नहीं जाएगा तो यूट्रस में कहाँ पहुँच पाएगा, इसलिए आंसर आप डी लगा सकते हैं। बाकी रीजन मैंने एक्सप्लेन किया। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आईयूडी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन कंसेप्शन, स्पर्मिसाइडल होते हैं, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, स्पर्म सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी की, सारी बातें सही हैं, सारी बातें इसलिए सही हैं कि भाई इम्प्लांटेशन को रोकना है तो इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछा ना, निरोज इज कंट्रासेप्टिव बैरियर मेथड आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसटीडी, सही है। वुमेन डिजायर कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर फ्यू मंथ, सी कैन ओरल कंट्रासेप्टिव भी ले सकती हैं, ठीक है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव अप टू द 72 घंटे क्वालिटी, सही, यही भी सही है। स्पर्मेट क्रीम जेली फोम डिक्रीज द कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, नहीं भाई अभी तो बताया था कि इन जो आपके सर्वाइकल कैप वॉल्ट ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके साथ अगर इनको यूज किया जाता है तो ये इसके इफेक्ट को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, ना डिक्रीज करती हैं। यहाँ पे डिक्रीज लिख दिया है और इनकरेक्ट ही पूछा है आई थिंक, क्योंकि 3 तो करेक्ट हो गए, तो वो तो आंसर जाना नहीं, डी आंसर। इंक्रीज होने से डिक्रीज। आफ्टर वाइसेक्टमी व्हाट हैपन, अभी बताया था कि वाइसेक्टमी जब आप कर देते हैं यानी वास्ट डिफरेंस को काट के धागे से जोड़ देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि गैमिट का प्रोडक्शन होता है, गैमिट बनता रहता है, लेकिन गैमिट में जो है सीमेन आता नहीं है, यानी गैमिट वहाँ पे एंट्री उसकी ब्लॉक हो जाती है, सीमेन बनता रहता है। सीमेन इक्वल टू क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, सीमेन इक्वल टू होता है आपका सेमाइनल प्लाज्मा, क्या सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, दोनों को मिला के कहते हैं बेटा सीमेन। सीमेन इज इक्वल टू फ्लूइड जिसमें दोनों चीज होगी, सेमिनल प्लाज्मा होगी और प्लस स्पर्म भी होगा। अब सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा में 2-3 चीजें होती हैं, जैसे आपका कॉपर आयन होगा Cu++ आयन, और सर्टेन एंजाइम होंगे, कुछ एंजाइम होंगे, कॉपर आयन सर्टेन एंजाइम, हाँ एक डाइसेक्राइड होता है जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं, फ्रुक्टोज होगा, सर्टेन एंजाइम होगा, कैल्शियम आयन होगा, ये सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा तीनों ग्लैंड से, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो, इथ्रेल, इनके सिक्रीशन से मिलकर बनता है। जो लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा होता है और स्पर्म तैरता है उसमें, तो पूरा इक्वल टू सीमेन होता है। अब सीमेन तो बनेगा तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, स्पर्म डिसअपियर इन सीमेन, यानी सीमेन बना लेकिन उसमें गैमिट का ब्लॉक कर दिया आपने वाइसेक्टमी करा के, तो गैमिट नहीं आएगा, यानी स्पर्म डिसअपियर हो जाएगा, यानी स्पर्म इज अ मेल गैमिट, ये डिसअपियर हो गया सीमेन में, डी आंसर। लैक्टेशनल एमोनेरिया रिपोर्टेड इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ, अभी वहाँ 9 मंथ दे के उन्होंने गलत कराया था, तो आपको पता होना चाहिए 6 मंथ, ये ऑप्शन सी है। इंटेंशनल VTP ITP जिसे MTP कहते हैं, इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सही। रिड्यूस्ड अबॉर्शन नहीं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, रिड्यूस नहीं गलत है, इंड्यूस होता है, सही है, डी आंसर जाएगा, दोनों उसी के बारे में लिख रहा है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन कह लीजिए आप, MTP कह लीजिए, तो आंसर जाएगा डी फॉर डॉक्टरेट। आगे बढ़िए। नियरली कितने 45 से 50 मिलियन
एमटीपी भारत में बताया था अभी कि 1/5 हिस्सा एमटीपी करा दिया जाता है। कितना? 1/5 हिस्सा। जैसे ये है, 4 पार्ट हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 5 पार्ट में से डिवाइड करना है। अब हो गया। इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा जो है वो एमटीपी करा दिया जाता है। क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1/5, ठीक है, 1/5 एमटीपी में चला जाता है। तो 45 से 50 मिलियन 1/5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज किया था 1971 में एमटीपी को, वही बात है, ये सब चीज़ें याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिग्निफिकेंट एमटीपी टू गेट रिड अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्यों भाई एमटीपी कराई जाती है? ताकि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, रेप्स हो गया है, इन सब चीज़ों में भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। फेलियर हो गया कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग क्वाइटस, ये भी सही है। सर्टेन वेयर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, हाँ एक और हो सकती है, रेप हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है। दूसरा है, तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हो सकता है अगर बच्चा कंसीव होता है, गर्भधारण होता है, तो उससे हो सकता है बच्चे को भी खतरा हो, माँ को भी खतरा हो, तो उसमें ये किया जाता है भाई एक लोग को तो बचाया जाए, तो इसलिए एमटीपी करा दी जाती है। तो वही बात तीसरा पॉइंट लिख रहा है, कहाँ गए यार, हैंग कर गया। ये देखिए, इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी कुड बी इवन फेटल आइदर टू द मदर और फीटस और बोथ, या तो मम्मी को खतरा है या बच्चे को या दोनों को, तो उनमें केस में कराया जा सकता है। इसलिए सारे ऑप्शन सही है। एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक, सही है। सेकंड ट्राइमेस्टर नहीं, एमटीपी लीगलाइज है और सेफ है अप टू 12 ट्राइमेस्टर, 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अरे यार, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 3 महीने में कितने सप्ताह हुए? 12। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे 12 वीक आप कहते हैं, इसमें जो है होता है, तो इसलिए आंसर ए जाएगा, सेफ होता है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड डेवलपिंग फीटस बाय अमीनोसेंटेसिस। से क्या नहीं पता लगाया सकता? जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाया जाता है अमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के, कैरियोटाइप की स्टडी करके। क्लिनेफेल्टर जेनेटिक है, सेक्स ऑफ बेबी पता किया जा सकता है, डाउन सिंड्रोम पता है, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप पढ़ते हैं तो जॉन्डिस इज मेनली ड्यू टू अफेक्टेड लीवर इसमें अफेक्टेड होता है, और इसमें बाइल पिगमेंट स्टोर हो जाता है। क्या? बाइल पिगमेंट स्टोर हो जाता है आपके स्किन में और आई में। इसलिए जब आप मतलब जॉन्डिस पीलिया दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पर आंख देखता है और देखता है कि यहाँ पे नाखून चेक करता है, तो यानी आपके स्किन में और आपके आंख में बाइल का डिपोजिशन हो जाता है, आपकी येलो दिखने लगती है, उसे जॉन्डिस कहते हैं। उसमें क्या अफेक्टेड होता है? लीवर। तो दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करते हैं अमीनोसेंटेसिस में, तो वही पूछ रहा है कि अमीनोसेंटेसिस के तहत आप क्या पता नहीं लगा सकते? भाई जॉन्डिस को और भी आसानी से पता लगाया जा सकता है, तुम काहे इसके लिए इतनी बड़ा दिक्कत उठाओगे? ठीक, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, सोचने के बहुत तरीके होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। आप खेलो क्वेश्चनों से, डी आंसर जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया कि आप तुम्हारे सिलेबस में है, जब आप पढ़ोगे पूरा तो डाइजेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बेड डिसऑर्डर में लिखा हुआ है, तो जान लिए तो क्या ही दिक्कत है। लीवर इफेक्ट होता है, बाइल पिगमेंट स्टोर हो जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्सुअल लीगली चेक द इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड। भाई जाहिर सी बात है, इसको इसीलिए बैन किया गया कि फीमेल फीटिसाइड को रोका जाए। सही है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च लोकेट चेन्नई, ना भाई CDRI लखनऊ में लोकेटेड है। आयोडीन इंक्रीज फैगोसाइटिस स्पर्म विद इन यूट्रस एंड जिंक आयन, कब से जिंक निकालने लगा? कॉपर आयन रिलीज करता है। हेपेटाइटिस बी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इन्फेक्शन ऑफ नीडल। पूछे क्या होगे? करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ तो तीनों इनकरेक्ट है, ए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एमटीपी? इट इज एन इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एकदम सही। इट इज इनवॉलेंट्री, फिर फंसा दिया आपको। अब आपने बारीकियों से नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कि एमटीपी का दूसरा नाम वीटीपी होता है। क्या? वीटीपी यानी वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप चाह रहे हैं, वॉलेंट्री चाह रहे हैं। इनवॉलेंट्री तो ऐसा होता है जो चीज़ अब आपके बस में नहीं है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, आँख फड़क रही, मेरे बस में थोड़ी ना फड़केगी, इनवॉलेंट्री है। स्मूथ मसल अंदर की जितनी है मेरी, आप अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने पेरिस्टाइलसिस को रोक के दिखाइए, आप अपने इंटेस्टाइन आंतों में जो हलचल चल रही है उसको रोक के दिखाइए, नहीं करें, तो भैया वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है। और जैसे कहा ये मसल और जितने आपके स्केलेटन से ये आप वॉलेंट्री हैं, हाथ को उठाओ, उठा दिया, गिराओ, गिरा दिया, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है।
इनवॉलेंट्री आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं कर सकती, ये आपकी इच्छा शक्ति पे है, तो वॉलेंट्री है। और इसने क्या कह रहा है, इनवॉलेंट्री, फंसाना चाह रहे तुम्हें, गलत है बी। इट इज अ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, एकदम सही है फुल टर्म में। मिसयूज ऑफ एमटीपी क्या है, अमीनोसेंटेसिस करा के सेक्स बेबी का पता करके, अगर फीमेल है तो फिटिसाइड करा दो, यही गलती है, यही इसका इलीगल काम है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो बी हमें मिल गया, यहाँ पे वॉलेंट्री होना चाहिए, इनवॉलेंट्री लिखा है। लीगल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल का, अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ठीक है, बाय अब्सटेनिंग अ कोइटस फ्रॉम 17 से, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बाय हैविंग अ कोइटस फ्रॉम टाइम ऑफ डे ब्रेक नहीं, बाय प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं यार, बाय अब्सटेनिंग, ये लीगली है। लीगली इन द केस सेंस कि ये क्वेश्चन का सेंस इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका सेंस कहने का मतलब ये है कि भाई नेचुरल मेथड क्या है जो एकदम सेफ है, लीगल मेथड है, इसलिए बी आंसर। इन्फेक्शन ऑफ डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू एसटीडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड, एसटीडी कहते हैं, एसटीआई कहते हैं, बीटीआई कहते हैं। देखो एसटीडी सेक्सुअली, अरे यार चल जा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसे वर्नरेबल डिसीज कहते हैं, क्यों, क्योंकि वर्नरेबल का मतलब जानलेवा होता है। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए आरटीआई कहते हैं। देखिए नाम लिखा है एसटीआई, इन्फेक्शन जोड़ दीजिए, डिसीज का, वीडी सही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आरटीआई सही है, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वनरेबल, बीडी कितने हैं, गोनोरिया भी है, यानी एसटीडी, गोनोरिया, सिफिलिस, देखिए सारे नाम लिख दिए, 8 नाम लिख दिया उसमें, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, जेनाइटल हर्पीस, सिफिलिस, फलाना ढिमाका ढिमाका, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडिस, जेनाइटल वॉट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, सारे हैं। 8 लिखें, जोड़ लो, 1 2, अरे तुम ऐसे जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 हो रहे हैं क्या, नहीं, गोनोरिया 1, सिफिलिस 2 3 4 5, ये 6, ये 7 एंड एचआईवी 8, तो कितने हुए, 8 सारे हैं। अब इसमें कुछ छोड़ देगा तो गलत कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। भैया एक चीज़ याद रखना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज 8 जो पढ़ाया मैंने, उसमें हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, जेनाइटल हर्पीज, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी क्योरेबल हैं। इनको अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया, प्रॉपर केयर मिल गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो वो सही किए जा सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनेटिक हर्पीस को सही किया ही नहीं जा सकता, इसलिए आंसर नन जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कि किसे कंप्लीटली क्योरेबल, इन्हीं के अलावा सबको क्योरेबल। अगर कोई और ऑप्शन ना होता तो कर देते, लेकिन यही क्योरेबल नहीं है। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ एसटीआई क्या होते हैं, पहले क्या क्या लक्षण दिखेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको एड्स है तो ये लक्षण आपको दिखेंगे, क्या, इचिंग होगी, माइनर इचिंग होगी, कहाँ, पेल्विक रीजन में, गोनाइड्स के आसपास, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइड पेन, हल्का दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, और जेनाइटल रीजन में आपके ये सारे लक्षण होंगे, स्लाइड पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, यानी आपका इन्फेक्शन होगा। तो इन्फ्लामेशन, एक्चुअली व्हाट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की कुछ मेडिकल में टर्मिनोलॉजी है, कैसे आप पता करेंगे इन्फ्लामेशन है, तो इसके लिए होता है रूबर कॉलर डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शनलिटी, 4 पॉइंट फॉलो करना चाहिए। रूबर कॉलर डॉलर यानी रेडनेस होना चाहिए, लाल हो जाएगा, कॉलर मतलब कैलोरी होता है, यानी हीट होगा, वहाँ पे हल्का हल्का हीट प्रोड्यूस होगी, रूबर कॉलर डॉलर, एंड रेडनेस होगा, हीट होगी, लॉस ऑफ फंक्शनलिटी, वहाँ पे लगता है काम करना ही बंद कर दिया। तो ये 4-5 फंक्शन है इन्फेक्शन के, यानी तो बोथ ए एंड बी जाएगा आंसर। STIs लीड टू द कॉम्प्लिकेशन विच इंक्लूड, हाँ PI, बाद में आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिखेंगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज दिखाई देगी, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैंने बताया था, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन अदर देन यूटरस हो रहा है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एंड इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, रिलेटेड है, ऑल ऑफ दीज आंसर जाने वाला। ठीक है, ऑल पर्सन आर वल्नरेबल STI इन्फेक्शन एट देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड वेरी हाई अमंग द पर्सन एज द एज ग्रुप ऑफ, सबसे ज़्यादा किस में चांस हो सकते हैं भाई, जो अभी अभी जवान हो रहे हैं, यानी 15 से 24 साल, 15 से 24 साल के बीच में ही एडोलिसेंट पीरियड आ जाएगा, 18 साल 19 साल, तो 15 से 24 साल वालों को ज़्यादा खतरा होता है इससे। वन कुड बी फ्री फ्रॉम STI इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग सिंपल, कोई भी व्यक्ति उसे जिसको डर लगता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ना हो, वो ये नियम को फॉलो करे, एवॉइड करे सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। भाई बहुत ढेर सारे पार्टनर और बहुतों के साथ करना जिसको जानते नहीं, वो बहुत गलत आदत है, मतलब सेक्स, इसके पॉइंट है, उसे क्वेश्चन के पॉइंट इसमें कुछ नहीं कह रहा। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, एकदम सही, स्टडी से बचेंगे आप। इंक्रीज डाउट ऑफ वन शुड बी गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस विद इन्फेक्शन, ये पता किया जैसे ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखना, प्रिवेंशन इज मोर देन क्योर। इन STD एड्स वगैरह हो गया है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
साफ साफ लिखती है एनसीईआरटी, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़े वहाँ लिखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को बचा के रखिए, प्रिवेंट करिए, बहुत ज़्यादा परहेज करिए, ठीक है। डेथ इज़ इनएविटेबल इन एड्स, मतलब मरना तो तय है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, यही हमारे पूरे सिस्टम, पूरे इम्यून सिस्टम को ही हाईजैक कर लेते हैं इसके वायरस, HIV वायरस, एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होते हैं ये पूरे उसको हाईजैक कर लेते हैं, इसलिए मरना तो तय है। डेथ इज़ इनएविटेबल इन एड्स एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सारे पॉइंट एड्स के लिए लिखा है। वन शुड बी फ्री STI, तो सारे ऑप्शन जब वो करेगा तभी वो फ्री होगा, इसलिए आंसर डी होगा। वन शुड बी, अरे यार क्या हो जाता है, आगे बढ़िए, स्किप तो नहीं हुआ। हाँ, मार्क द फॉल्स एब्रीविएशन के बारे में गलत क्या लिखा है, ICI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट ओवा, सही है, ओवा लेते हैं उसमें डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन करते हैं, उस टेक्निक को ICI कहते हैं, नाम पड़ता है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आगे बढ़िए, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी यूट्रस में सीमेंट डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, सीमेंट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस, सही है। ओनली स्पर्म ओवा ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्म इंटेस्ट ट्यूब ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसका नाम पड़ा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसलिए आंसर सी जाएगा, नॉट ओनली स्पर्म, जो भी गैमीट हो, ओवा भी हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आर्ट इंक्लूड IVF फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, सही है भाई, ठीक ठीक सही है। क्या कह रहा है कि आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अगर आप इनफर्टाइल हैं, आप क्या हैं, बांझ है, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, कहे अच्छा इनफर्टिलिटी की केस क्या है, कैसे आप पता करते हैं कि इनफर्टिलिटी है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अप टू 2 ईयर, अगर आप प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं और 2 साल लगातार तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या हैं, इनफर्टाइल हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन इन वाइवो, ना बबुआ, वाइवो का मतलब बताया था इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग, फीमेल के अंदर, इन वाइवो विट्रियस, कांच, लेबोरेटरी में बाहर विट्रो होता है, तो जिफ्ट जो है वो इन विट्रो है ना, तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछा तो ए तो सही है, देखते हैं बी गलत। ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, ना IUIT नहीं कहता, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में भेजा जाए ना कि फैलोपियन ट्यूब में। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सप्लाई प्रोसीजर होता है एम्ब्रियो को बाय मेनी स्पर्म फ्रॉम हाईली फर्टाइल मेल से, हाईली फर्टाइल मेल से क्या करते हैं, सीमेन को लेते हैं। अब ये केस क्यों कराया जाता है, एक्चुअली मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट, मेल पार्टनर क्या है, इंसेमिनेट करने के योग्य नहीं है, या उसमें एक और दिक्कत हो सकती है, स्पर्म में जो पूरा सीमेन है उसमें स्पर्म के काउंट ही नहीं है, एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है। देखो 2-3 कंडीशन थी, एजोस्पर्मिया, अब्सेंस ऑफ स्पर्म, ओलिगोस्पर्मिया, नील स्पर्म एंड आपका पॉलीस्पर्मिया, मोर देन 1 स्पर्म। तो एजोस्पर्मिया हो, स्पर्म नहीं है तो, और इंसेमिनेशन नहीं करा रहा है तो आप ICSI कराइए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट क्या था वही, हाईली फर्टाइल मेल या हस्बैंड से भी ले सकते हैं। और आगे बढ़िए, इंटेस्टिव टेक्निक, एम्ब्रियो एंड हाउ मेनी ब्लास्टोमी स्टेज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। देखो यूट्रस में पूछा है ना, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT कराएंगे, और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में क्या होता है, अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, क्या अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, तो आप इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करिए, ये कहलाएगा जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, यानी 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर है, तो यूट्रस में कराइए, तो 4, तो ये जिफ्ट में आएगा 8, 4 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 16 आंसर जाए, क्यों, क्योंकि यूट्रस में करा रहे हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, बताया था अभी कि जो अयोग्य होते हैं इंसेमिनेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर स्पर्म हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द ओवा नहीं, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन स्पर्म इन द हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना ऑफ यूट्रस, वजाइना या यूट्रस में आप सीमेन को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, उसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे बढ़िए, इंटेस्टिव प्रोग्राम विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इन कोर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एंड जिफ्ट और IUT, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो रिकवरी नहीं यार, रिकवरी नहीं, IVF फॉलोड बाई IUT, रिकवरी नहीं होती, इसलिए C वाला गलत हो गया, बाकी सारे सही। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन को जो है ब्लॉक कर देता है, सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, सही है।
ओरल पील आर नॉट वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव अमंग द वुमेन, पॉपुलर होती है, नॉट लिख के गलत कर दिया है। इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू यूट्रस, नहीं यार, फैलोपियन ट्यूब में भी कर सकते हैं। नॉट वेरी पॉपुलर, नहीं वेरी पॉपुलर होता है, इसलिए गलत है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्योरेबल होती हैं, सही है। सर्जिकल मेथड गैमेट फॉर्मेशन को नहीं गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, इसलिए ए आंसर गलत है। तो बी आंसर सही है, यानी करेक्ट ही पूछा है, तो आंसर बी जाएगा। अब आ गया ए आर, एसर्शन रीजन। अगर एसर्शन रीजन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, ए लगाएंगे। सेकंड बी क्या कह रहा है कि दोनों सही लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बी लगाएंगे। एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, सी लगाएंगे। दोनों गलत है, डी लगाएंगे। और अगर एसर्शन ही गलत हो जाए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, तो पांचवा थोड़ी ना बनाओगे। तब जाहिर समझ लेना कि ए बी सी डी में जो आंसर ही नहीं जाएगा, क्योंकि यही आपकी पॉसिबिलिटी है यार, कि हैक बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का। एसर्शन कभी भी गलत दिख जाए ना तो मान लेना लोचा हो गया क्वेश्चन। अमीनो सिंथेसिस यूजुअली नॉट परफॉर्म दीज डेज, नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? एक्चुअली इसमें क्या किया जाता था, अभी बताया था कि बच्चे का जो भ्रूण का सेक्स पता कर लिया जाता है, यानी उसका फीमेल है कि मेल है, इसलिए इसका क्या कर रहे हैं, पैड यूज़ कर रहे हैं, बैंड है। कहाँ? भारत में। विदेशों में इसे आज भी करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करते हैं वो लोग लीगल यूज करते हैं भाई। वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड का कोई ऐसा डर नहीं ना कि बच्ची है तो उसको नहीं सर्वाइव कराना है। एक्चुअली इट वॉज मेड फॉर डायग्नोसिस टू कंसिडर डिसीज इन अर्ली एम्ब्रियो, नॉट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश इसका मिस यूज होने लगा है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो इसलिए दोनों बात सही है और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। A wide range of contraceptive methods are usually available in which IUD implant and surgical and non-hormonal method. IUD implant and non-hormonal and ideal contraceptive should be irreversible, नहीं रिवर्सिबल होना चाहिए भाव। आइडियल कंट्रासेप्टिव की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या रिवर्सिबल होना चाहिए? रीयूज भी हो जाए, इजिली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव हो, और क्या है, सेक्सुअल डिज़ायर और ड्राइव में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो ये रिवर्सिबल। तो एसर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है, सी आंसर जाएगा। पीरियडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड बर्थ कंट्रोल, एकदम सही। नेचुरल मेथड, 3 नेचुरल मेथड में थे, पीरियडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, और एक क्या था, क्वाइटस इंटरप्टस। क्या कह रहे हैं? मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। बाबू मूर्ख बना रहे हो, मतलब तुम पीरियडिक एब्स्टिनेंस लिख रहे हो और रीजन किसका लिख रहे हो पता है? ये रीजन लिख रहे हैं क्वाइटस इंटरप्टस का, क्वाइटस इंटरप्टस का रीजन लिख रहे हैं। क्वाइटस इंटरप्टस का रीजन लिख दिया और एसर्शन लिखा है आपका पीरियडिक एब्स्टिनेंस का। तो एसर्शन तो सही है, रीजन गलत है, इसलिए आंसर सी जाने वाला है। और रीजन ए आंसर कब लगता? या तो दोनों सही कर देते तो बी लगा देते। अब इसमें एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि इन दिस कह के, यानी पीरियडिक एब्स्टिनेंस की बात कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या लिखना चाहिए इसको कि इन दिस केस, यानी इन पीरियडिक एब्स्टिनेंस मेल एंड फीमेल अवॉइड मीटिंग, अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग 10 to 17 days when there is a very high chance of ovulation, ovulatory period, fertile period होता है 10 से 17 दिन, तो तब सही हो जाता है, इसलिए सी आंसर जाएगा। समझ गए? कंडोम्स आर बैरियर मेड ऑफ रबर, हाँ यार रबर और लेटेक्स का ही बना होता है। रिसेंट ईयर में यूज बढ़ा, क्यों? क्योंकि इसका एडमिशन बेनिफिट प्रोटेक्टिव यूज फ्रॉम एसटीडी और एड्स से ये बचाता है, इसलिए इसका यूज बढ़ गया। ए आंसर। आईयूडीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स, बताया था अभी, वहाँ पे सेल्फ लिखा था, खुद से नहीं कर सकते भाई, एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स चाहिए। इन यूट्रस थ्रू वजाइना, सही है। इंटरप्रेट डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज आर प्रेजेंटली ओनली लगा के गलत कर दिए भाई। भाई भाई सही है, ये सही है, ओनली नहीं, बताया था कि नॉन मेडिकेटेड के साथ साथ आपकी हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग भी अवेलेबल है, इसलिए असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है, सी आंसर जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लास्ट कंट्री इन द लास्ट सेंचुरी, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, जल्दी टाइम भी थोड़ा सा कम लगाना होता है। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। सारी ये जो अभी विगत शताब्दी में सभी डेवलपमेंट में क्या किया गया ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर की जा सकते किसी भी तरीके से। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अमंग द बेटर लिविंग कंडीशन हैड एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सही बात है, पॉपुलेशन हेल्थ फैसिलिटीज क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई, और बढ़ गई तो लास्ट ये सारी मेडिकल देखिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हुई तो लोगों का बेहतर जीवन बना, तो इसलिए असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और इसी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, इसलिए आंसर जाएगा ए। ऑल राउंड डेवलपमेंट वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सही है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग द बेटर लिविंग कंडीशन
एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यार इसमें ये तो बिल्कुल नहीं बता रहा है कि कैसे बढ़ा, तो बेटर लिविंग कंडीशन देखने की वजह से लाइफ ऑफ पीपल बढ़ी है, इसलिए आंसर ये जाएगा। चलो, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के तहत ये सारी चीज़ें देखी गई, क्रिएट किया गया अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, अदर रिलेटिव, ये सारी फ्रेंड्स आपको मेजर रोल डिस्क्रिमिनेशन में करते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन मिले रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट से। विवाद से इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल also encouraged to provide the right information young as a discourage the children from believing myth and having misconception about sex related aspect। सारी बातें सही लिखी हुई है, आंसर डी जाएगा। In the MTP 17 enacted by the reducing the incidence of illegal abortion, consequent maternal mortality and morbidity, दोनों के लिए इसीलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ बदलाव लाए गए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। आंसर वो थे एनबी। सहेली न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड बाय CDRI, लखनऊ ने डेवलप किया था इसे। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ है, लेकिन यहाँ पे आपका सहेली नहीं डेवलप हुआ। साइंटिस्ट एट ITIR CDRI लखनऊ इंडिया, सही है। CMB नहीं, सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग STD डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन है जो स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करते? जनरली जो STD है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो आपके जेनाइटल ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन दो ऐसे डिसीज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो नहीं करते, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इज कम्प्लीटली क्यूरेबल, यानी पूरी तरह से इसे क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो देख लेते भाई, 3 को हम नहीं कर सकते, HIV को नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी को नहीं कर सकते और जेनेटल हर्पीस को नहीं कर सकते, बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा तो कर लेंगे। HIV को नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी को नहीं, यानी क्लेमाइडियासिस को कर सकते हैं, और कर सकते हैं वही पूछा है। हमने गिवन स्टेप में करेक्ट पूछा है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन कैन बी सेफली परफॉर्म्ड अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराया जा सकता है। STD आर नॉट डिटेक्टेड अर्ली इन द मोमेंट, इट मे बी लेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, PID करा सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा सकते हैं, सही है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज आर डेंजरस STD, एकदम सही, नहीं ठीक होते हैं। वी इग्नोर रिलीजियस एंड सोशल अडॉप्टेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेटर वे ऑफ चाइल्डलेस कपल, जाहिर सी बात है भाई। देखो ये चैप्टर पूरा डेडिकेटेड था आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन में क्या क्या हेल्थ आप मेजर करें, क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं और क्या क्या आप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये याद रखना बेटा कि कितना भी कहानी कर लो, कितना भी इन सब के, देखो 8 जो आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं, ये इतनी ज़्यादा पहली बात तो इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल लगते हैं, रेगुलर चेकअप चाहिए, फिर पैसा चाहिए, बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा कम चांस है ये सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल है लेकिन मतलब एग्जैक्ट नहीं है भाई, आपको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो अब क्या करना है कि भारत देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने सर्वाइबिलिटी यानी ग्रोथ होते होते, यानी वो बढ़ते बढ़ते एडोलेशन पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता। तो प्रॉपर केयर ना होने की वजह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सब कामों को छोड़कर आप क्या करिए, सीधा सा गोद लीजिए, अडॉप्ट करिए बच्चों को और अपना पेरेंटहुड मतलब आप माता पिता बनने के लायक बन जाएंगे और उसका सुख भोगिए। और दूसरी बात यह है कि इन सब कामों के पीछे जितना पैसा खर्च करने से अच्छा ये सब काम कर लीजिए, ताकि बच्चे को भी, जो लोग सर्वाइव नहीं कर रहे उनको भी फ़ायदा हो गया और आपको भी हो गया फ़ायदा। और दूसरा, अब बहुत सारे सोशल स्टिग्मा, इमोशनल, ये सारे जुड़े होते हैं भाई, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। तो अब हाँ एडॉप्शन के बारे में बता रहा था। तो नेचुरल एडॉप्शन, अडॉप्ट करना की जो वो है उसको तो बेकायदे पूरा लॉ बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया है लॉ बना के। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट पूछा तो डी आंसर जाएगा। आगे बढ़िए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर IVF है, सही। इंट्रा स्पर्म नहीं है भाई, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर स्पर्म, गैमेट यूज ऑफ अनओवुलेटरी फीमेल, लो स्पर्म काउंट के लिए ICSI कराते हैं। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर स्पर्म में, इसमें बी गलत क्यों है? क्योंकि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में यूट्रस में आपका मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ना कि स्पर्म ट्रांसफर होता है।
असिस्टेड 8 इंक्लूड क्या करता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, गैमेट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, सारी चीज़ें आपकी 8 हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं। क्यों, किसके लिए, इनफर्टाइल कपल के लिए। एक बार और देख लीजिए, विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्रा, गिफ्ट, गिफ्ट की बात करा, IUTI की बात करा है, गिफ्ट है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ऑल ऑफ दीज सारे सही लिखे हैं, एक बार देख लेना। इन वाई थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, गलत हो गया है यहाँ पे या तो विट्रो लिखते हैं या वाइवो लिखते हैं। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन कौन कौन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन आपको कराना है, यानी आपको इनसाइड द फीमेल, विद इन द फीमेल कराना है, यानी उसके वीवो इन वाइवो कराना है, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन चाहिए, यानी वो क्या है, फीमेल नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट कंडीशन, वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी आप कुछ करा के वीवो करा सकते हैं। उसके लिए क्या करिए, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम तो पूरी तरह से विट्रो है, गैमेट और ओवा टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है, इसलिए बताया था विट्रियस मैंने कांच होता तो वहाँ नहीं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर नहीं, गिफ्ट गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी फीमेल जो गैमिट बना सकती है उनसे गैमिट लीजिए और बाकी सारी कंडीशन वो फीमेल प्रोवाइड कर सकती है, यानी इम्प्लांटेशन वगैरह वो सब करा लेंगी, तो इसलिए गिफ्ट को आप उठा लीजिए। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तो डायरेक्टली वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, ये गलत। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन तो ये हो जाएगा 3rd and 5th, ये आप ले लेंगे और ये उठा लेंगे, तो इसलिए आई थिंक ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। और कंडीशन बता दिया कि वीवो प्रोग्राम के लिए फर्टिलाइजेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी नहीं समझ में आया या बहुत जल्दी हो गया है, कुछ भी है आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकें और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें, ठंडी पड़ रही, पढ़ते रहें, पेपर देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। रिवीजन मिलते हैं कल।